एपिसोड के स्टार्टिंग में हम के पॉप के 2 ट्रेनी को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी प्रैक्टिस के बीच में हमारे मेल लीड सागे को उसके फ्रेंड के हाथों से गलती से चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी दोनों आंखें डैमेज हो जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि सागे अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो चुका है, जिस वजह से उसे चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो अपनी माँ से पूछता है कि मॉम, यहाँ की लाइट्स ऑफ क्यों है? उसकी माँ उसकी बातें सुनकर रोने लग जाती है। डॉक्टर उसकी माँ को बताते हैं कि अब उसे ठीक करने का बस एक लास्ट ऑप्शन है, हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना होगा। सागे अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे ये सब नहीं करवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है ना कि मेरी ऑडिशन है, मुझे सिंगर बनना है। लेकिन उसकी माँ के कहने पर डॉक्टर सागे का आई ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सागे कंपनी जो एंटरटेनमेंट के क्राउन ग्रुप का एक बहुत ही फेमस के पॉप आइडल बन चुका है, जहाँ लड़कियाँ उसकी आवाज की दीवानी है। सागे स्टेज पर अपना गाना परफॉर्म कर रहा था। तभी गाना खत्म होने के बाद सागे अनाउंस करता है कि उसका गाना वर्ल्ड म्यूजिक चार्ट के टॉप पर आया है और वो उसके सभी फैंस को थैंक यू बोलता है, जिससे ऑडियंस और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब सागे अपने टीम के लोगों के साथ पार्टी कर रहा था क्योंकि उसका गाना वर्ल्ड म्यूजिक चार्ट के टॉप पर था। तभी वो अपने कंपनी के सीईओ मिस्टर जो से पूछता है कि जीना कहाँ पर है। जीना मिस्टर जो की बेटी और उस कंपनी की प्रोड्यूसर भी थी। मिस्टर जो बताते हैं कि जीना को एक नया गाना मिला है और इसी वजह से वो अपने ऑफिस में बिजी है। इधर हम जीना को देखते हैं जो किम बुम नाम की लड़की को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा गाना पसंद है और हम इसका कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं, और वो किम को कल उसके ऑफिस में मिलने के लिए भी बुलाती है। सीन वापस से सागे पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से फुल नशे में होता है और नशे की हालत में उसे कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाई देते हैं और साथ में एक प्यारी सी मेलोडी भी सुनाई देती है, लेकिन उसे कुछ भी क्लियरली याद नहीं आता। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सागे नींद में सपना देख रहा था, जहाँ फिर से उसे वही धुन सुनाई देती है और उसे एक लड़की भी दिखाई देती है, लेकिन वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। अब इसके बाद उसकी नींद खुलती है और वो सोचता है कि मुझे हर बार ये धुन क्यों सुनाई देती है और वो लड़की कौन थी। अब सागे नींद से उठता है और परेशान होता है। तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है, जो उसे कल रात की एक वीडियो दिखाता है, जहाँ सागे ने नशे की हालत में अपने सीईओ मिस्टर जो को पीट देता है और सीढ़ी पर से धक्का दे देता है। और इधर हम हमारी हीरोइन किम को देखते हैं, जो रेडी होकर अपना फेवरेट लॉकेट पहनती है और जीना से मिलने उसके ऑफिस जाती है। तभी ऑफिस के सामने उसे सागे मिलता है। अब सागे को देखकर सारी मीडिया उसकी तरफ दौड़ती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी लॉकेट खुल जाती है, जिसमें से वही धुन निकलती है जो सागे को अपने सपने में सुनाई देता था। सागे जब उस धुन को सुनता है तो चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन भीड़ की वजह से उसे किम नहीं दिखती और वो अंदर चला जाता है। इधर हम जीना को देखते हैं, जहाँ जीना किम के सॉन्ग की कॉपीराइट्स खरीदना चाहती थी, लेकिन किम को ये ऑफर पसंद नहीं आता क्योंकि उसे कुछ पैसों के साथ साथ थोड़ा क्रेडिट भी चाहिए था। लेकिन अंत में ना चाहते हुए भी वो सॉन्ग के कॉपीराइट्स जीना को दे देती है। अब जीना सागे से मिलती है और उसे कहती है कि कल के इंसिडेंट की वजह से मीडिया तुम्हारे पीछे है और तुम्हारे साथ साथ वो बाकी के ग्रुप मेंबर के पास्ट को भी खरीद रही है, तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाना होगा। और वो उसे यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने के लिए बोलती है, जब तक कि ये सारा मामला ठीक नहीं हो जाता। सागे भी इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं, जहाँ उसकी आंटी उसे कह रही थी कि तुम जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे गाने लिखो और उसे बेचो ताकि जल्दी से हमारा कर्ज खत्म हो सके। एक्चुअली बात ये थी कि आंटी ने किम के घर के बदले कुछ लोन लिए थे, जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे, जिस वजह से किम का घर बैंक वाले कब्जा करने वाले थे। और वहीं हम किम की कजिन यूरी को देखते हैं, जो सागे की बहुत बड़ी फैन होती है और उसके सारे अपडेट्स के बारे में उसे पता होता है। एक पोस्ट के जरिए उसे पता चलता है कि उसने मिस्टर जो से रात वाली हरकत के लिए माफी मांग ली है और वो उनके माफी का इंतजार कर रहा है। और इधर हम मिस्टर जो को देखते हैं, जो सागे का सॉरी वाला मैसेज पढ़ रहे थे और उन्हें कल रात वाले इंसिडेंट याद आ रही थी कि कैसे सागे उन्हें पीट कर बोल रहा था कि मैं वहीं पर था, मैंने सब कुछ देखा। ये बात सुनकर मिस्टर जो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या 6 साल पहले जो
जो सब हुआ था कहीं वो सागे को याद तो नहीं आ गया। वो ऐसा क्यों बोल रहा था कि वो भी वहाँ पर था, यानी कि मिस्टर जो का सागे के पास्ट से कुछ तो लेना देना था। आज सागे का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, जहाँ मैनेजर उसे कहता है कि मौसम खराब है, छाता लेकर जाओ, लेकिन सागे उसकी बात नहीं सुनता और कॉलेज पहुँचते ही जोर की बारिश शुरू हो जाती है। सागे कहता है कि मुझे मैनेजर की बात मान लेनी चाहिए थी। और इधर हम किम को देखते हैं, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और तभी उसके गले की वो लॉकेट नीचे गिर जाती है और उससे वही धुन निकलती है। सागे इस धुन को सुनता है और उसका पीछा करते हुए किम के पास आ जाता है। सागे किम को देखकर सोच रहा था कि इसके पास से इस धुन की आवाज क्यों आ रही है और मैं इस धुन को हमेशा अपने सपनों में क्यों सुनता हूँ। और किम सोचती है कि ये इस तरह से मुझे क्यों घूर रहा है और वो उस लॉकेट की धुन को बंद कर देती है। सागे किम से उस धुन के बारे में पूछता है, लेकिन तभी किम का फ्रेंड ताई वहाँ पर आ जाता है। सागे उस धुन को गुनगुनाता भी है। किम उससे पूछती है, तुम्हें मेरे गाने के बारे में कैसे पता? सागे कहता है, क्या ये तुम्हारा गाना है? और वो सोचता है, फिर ये मुझे सपने में क्यों सुनाई देता? अब इससे पहले कि वो आगे कुछ किम से पूछ पाता, किम अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद हम सागे को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ नींद में फिर से उसे वही धुन सुनाई देती है और वो उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। और इधर हम ताई को देखते हैं, जो किम के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी उसकी बहन यूरी भी बाहर आती है और कहती है कि मुझे पता है ये तुमसे मिलने के बहाने रोज मुझे देखने के लिए आता है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दिल में सिर्फ के-पॉप आइडल सागे है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ताई कहता है कि ये कितना ज्यादा सोचती है, क्योंकि असल में तो वो किम को पसंद करता था। आज कॉलेज में सागे का दूसरा दिन था और आने से पहले वो अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल देता है, जिस वजह से आज बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। सागे की जैसे ही एंट्री होती है, सारे फैंस उससे गाने की डिमांड करने लगते हैं और सागे उनकी विश पूरी भी करता है। और साथ ही वो किम को भी ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। किम की बहन यूरी सागे को चिल्ला कर बताती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है और कैसे उसके कॉन्सर्ट में वो सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी। सागे उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। यूरी घबरा जाती है, लेकिन फिर वो कहता है, अरे ये तो क्यूटनेस है, जिसे सुनकर यूरी तो मानो बेहोश ही हो जाती है। अब कॉलेज में सागे एक लड़की से किम के बारे में पूछता है, तो वो उसे बता देती है कि किम उसे कहाँ पर मिलेगी। जब सागे उसे मिलने वहाँ पर जाता है तो किम उसे देखकर छुप जाती है, जिसके बाद सागे वहाँ से लौट जाता है। अब किम जब जाने लगती है तो देखती है कि सागे वहीं पर उसका वेट कर रहा था। वो फिर से उसे उस धुन के बारे में पूछता है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद किम उसका पीछा करते करते उसके बैंड तक पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे भी ये बैंड ज्वाइन करना है। लेकिन किम का फ्रेंड ताई कहता है कि तुम ये ग्रुप तभी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुमने मुझे कंपटीशन में हरा दिया। सागे इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों कम्पीट करते हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन अंत में सागे के गिटार का स्ट्रिंग टूट जाता है, जिस वजह से वो हार जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को कैंटीन में देखते हैं, जहाँ किम पियानो प्ले कर रही थी और सागे किम का फैन ही हो जाता है और वो उसे अपने बैंड में जुड़ने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन किम बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और वहीं हम पीछे मिस्टर जो के कार को देखते हैं, जो कि उन दोनों पर नजर रख रहे थे। अब रात को फिर से सागे को वही सपना आता है और जब उसकी नींद खुलती है तो मिस्टर जो उसका वेट कर रहे थे। वो मिस्टर जो से मिलता है, जहाँ मिस्टर जो उसे अब्रॉड जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन सागे इसके लिए मना कर देता है। वो उसे उस ग्रुप से भी निकाल देते हैं। जिसके बाद सागे अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक घर दिखता है जो उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। सागे सोचता है कि इस घर को मैंने पहले कभी देखा है। उस घर का एक रूम रेंट के लिए था। सागे वहाँ चला जाता है और हमें पता चलता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि किम का था। अगले दिन किम अपने फ्रेंड ताई के साथ जा रही होती है, तभी वो उसे एक्सक्यूज देकर वहाँ से चली जाती है और सागे के सिंगिंग कॉन्सर्ट में पहुँच जाती है। उसका गाना सुनकर वो भी उसकी फैन हो जाती है। तभी सागे एक टॉय ऑडियंस के बीच में फेंकता है और कहता है कि जिसके भी पास ये जाएगा मैं उसके साथ एक डेट नाइट स्पेंड करूंगा। और ये टॉय किम के हाथ में जाकर गिरता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सागे को देखते हैं, जो कि किम से पूछ रहा होता है कि इस घर की ऑनर तुम हो क्या तुमने रूम रेंट पर रखा है? किम भी सागे से पूछती है, क्या तुम रूम लेना चाहते हो? लेकिन किम को सागे को रूम रेंट पर देने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी वहाँ पर उसकी कजन यूरी आ जाती है। जब वो सागे को देखती है तो सरप्राइज रह जाती
जाती है। वो सोचती है कि मैं सपना देख रही हूँ या सचमुच सागे मेरे घर पर है। और जब उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सचमुच सागे उसके घर पर है तो वो खुशी के मारे जोर से चिल्ला उठती है। अब घर में तीनों माँ बेटी बैठकर बातें कर रहे थे कि किम अपना घर सागे को रेंट पर नहीं देना चाहती थी। वो अपनी आंटी से कहती है कि हम ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर को रूम रेंट पर नहीं दे सकते, जिस पर उसकी आंटी कहती है कि अगर हम उसके अलावा किसी और को भी देंगे तो हर कोई स्ट्रेंजर ही होगा। कुछ दिन रहने के बाद ही हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे और अभी हमारा गोल अपना कर्ज उतारने पर है। साथ ही वो ये भी कहती है कि क्या पता सागे का एक जोरदार कमबैक हो जाए, जिसके बाद जब लोगों को पता चलेगा कि सागे यहाँ पर रूम रेंट लेकर रहता था तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा जहाँ उसकी फैन गर्ल्स इस रूम को देखने आया करेंगी और हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। किम भी ये सब इमेजिन करने लगती है और इधर हम यूरी को देखते हैं जो सोच रही होती है किसी तरह धीरे धीरे मैं सागे को इम्प्रेस करके उससे शादी कर लूंगी। जिसके बाद वो लोग सागे को रूम रेंट पर देने का डिसाइड करते हैं। अब सागे अपना सारा सामान लेकर उस रूम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ उसे किम के बचपन की एक फोटो मिलती है जिसे वो अपने फोन में कैप्चर कर लेता है। तभी वो उस फोटो के पीछे एक व्हाइट पियानो को नोटिस करता है जिसमें एक स्टिकर लगा हुआ था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने सपने में देखा करता था। अगले सीन में हम किम को टेरेस पर देखते हैं। तभी पीछे से सागे भी आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी सागे किम को डरा देता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सागे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे उस गाने के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। जिसके बाद किम जल्दी से उसे बता देती है कि मेरे 7th बर्थडे पर मेरी माँ ने मुझे एक पियानो गिफ्ट किया था जिसके बाद मैंने अपना पहला गाना लिखा और वो वही गाना है। तभी सागे उसे ऊपर खींच लेता है जिससे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब इसके बाद किम उससे पूछती है लेकिन ये गाना तो कभी रिकॉर्ड भी नहीं हुआ तो तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता? जिस पर सागे बोलता है इसका मतलब तो यही हो सकता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सागे को फिर से वही ड्रीम आता है और इस बार वो अपने ड्रीम में उस लड़की का चेहरा भी देख पाता है जो कोई और नहीं बल्कि किम ही होती है। नेक्स्ट सीन में हम सागे और किम को एक दुकान के बाहर देखते हैं जहाँ किम सागे को बोल रही होती है कि तुमने उन दोनों बॉयज को नहीं मारा था बल्कि वो तुमसे जानबूझकर झगड़ा करना चाहते थे, फिर भी तुमने अपने ऊपर सारा ब्लेम क्यों ले लिया? तुम सिर्फ बोलने के लिए एक सुपरस्टार हो लेकिन तुम अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाते। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सागे सोचने लगता है कि क्या किम को मेरे ऊपर ट्रस्ट है या फिर वो भी मुझे मेरी तरह सपने में देखती है। जिसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ताई उन दोनों को खड़ा होकर देख रहा था जो उन दोनों को साथ देखकर जेलस फील करता है। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सागे अपना एक न्यू बैंड स्टार्ट करना चाहता था। तभी उसे वो दोनों लड़के मिलते हैं जिन्होंने बिना मतलब के सागे पर इल्जाम लगाया था कि सागे ने उन दोनों को पीटा है। जब सागे की नजर उन पर पड़ती है तो वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब सागे भी उनके पीछे दौड़ता है और आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है और उनसे पूछता है कि बताओ तुमने ये सब किसके कहने पर किया है? मुझे पता है ये सब तुमने किसी और के कहने पर किया है जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह से वो लड़के सागे से बचकर भाग जाते हैं और एक जगह छुपकर किसी आदमी को कॉल करते हैं और ये भी बता देते हैं कि सागे अब अपना एक न्यू बैंड स्टार्ट कर रहा है। जिसके बाद वो आदमी ये सारी बातें मिस्टर जो को बताता है और ये भी कि सागे किम के घर पर रूम रेंट पर लेकर रहता है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं इन दोनों को जितना दूर रखना चाहता था ये दोनों एक दूसरे के उतना ही करीब होते जा रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर जो सागे और किम की बात कर रहे थे। मिस्टर जो उस आदमी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम किसी तरह से बस सागे को किम से दूर करो और उसे अब्रॉड भेजो। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट्स सागे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से प्रोफेसर्स सागे को ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सागे को बैंड स्टार्ट करने नहीं दे सकते। कॉलेज के रेपुटेशन का सवाल है, जिस पर सागे कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और किसी ने मुझसे कहा था कि बिना फाइट बैक किए गिव अप मत करना, तो मैं तो बैंड स्टार्ट करूंगा। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास आज शाम 6 बजे तक का समय है, तुम्हें अपने बैंड में 300 मेंबर्स जोड़ने होंगे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें इस कॉलेज को छोड़कर जाना होगा। तभी प्रोफेसर के फोन पर किसी का कॉल आता है जिसे वो छुपा देते हैं। सागे समझ जाता है कि प्रोफेसर को भी कोई धमकी दे रहा है और वो प्रोफेसर से कहता है कि मुझे नहीं पता आप ये सब किसके कहने पर कर रहे हो, लेकिन आप जाकर उसे बता देना कि मैं इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब 300 मेंबर्स एक दिन में ऐड करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सागे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो जीना से मिलने उसके ऑफिस आती है, लेकिन जीना वहाँ पर नहीं होती तो मिस्टर जो उससे बात करते हैं, जहाँ किम मिस्टर जो को बताती है कि सागे इनोसेंट है, मैंने अपनी आँखों से देखा
देखा है, सागे ने उन दोनों लड़के को नहीं पीटा था, बल्कि वही सागे से जानबूझकर झगड़ा करना चाहते थे। ये सब जानने के बाद भी मिस्टर जो सागे का सपोर्ट नहीं करते और वो साफ साफ किम को मना कर देते हैं कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद किम वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर जो पूछते हैं कि तुम्हारा सागे के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर किम कहती है कि मैं आपको क्यों बताऊं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ताई को देखते हैं जो कि सर्जरी कर रहा था, लेकिन उसका उन सभी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे खून देखकर उल्टी आ जाती थी, लेकिन फिर भी वो ये सब अपने पापा के प्रेशर में आकर कर रहा था। अब इसके बाद उसके डैड उसे शार्प 6 बजे फिर से बुलाते हैं ताकि वो एक सर्जरी को अटेंड कर सके। और इधर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप सागे का पूरा तैयार किया हुआ बैंड को तोड़ फोड़ देता है। जिसके बाद एक टेडी के कॉस्ट्यूम में एक लड़की आती है और वहाँ पर गाना शुरू कर देती है और सागे गिटार बजाता है। उन दोनों का परफॉर्मेंस सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद आता है और हम देख पाते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किम होती है। वो सागे से पूछती है क्या उसका वोकल ठीक है और वो उसका बैंड ज्वाइन करना चाहती है। जिसके बाद वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करती है। जिसके बाद यूरी के साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स उसे इम्प्रेस होकर सागे का बैंड ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद वो सारे लड़के हार मानकर ताई के पास जाते हैं और कहते हैं कि कॉलेज में बहुत सारा बैंड ओपन हुआ, लेकिन सिर्फ हमारा ही बैंड अभी तक सरवाइव कर पाया है और ये हमारे रेपुटेशन का सवाल है। सागे अपना बैंड ओपन कर रहा है, क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? जिसके बाद ताई बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। अब इसके बाद ताई सागे के पास जाता है। उस ग्रुप के लड़के बहुत खुश होते हैं कि अब ताई सागे का सब कुछ बर्बाद कर देगा। सागे को भी यही लगता है कि ताई उसे परेशान करने आया है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक उनके बैंड में 299 मेंबर्स जुड़ चुके थे और 6 बजने ही वाले थे। इसके बाद ताई भी सागे के बैंड में जुड़कर शार्प 6 बजे 300 मेंबर्स कंप्लीट कर देता है और वो सारे लड़के शॉक हो जाते हैं कि ये तो इसका सब कुछ बर्बाद करने आया था, लेकिन ये खुद ज्वाइन क्यों कर रहा है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन दोनों लड़के की बातें सुन लिया था कि वो लोग अपने इंजरी के बारे में ड्रामा कर रहे हैं। वो पैसों के लिए सागे का नाम बदनाम कर रहे थे। जिसके बाद वो कहता है कि मैं म्यूजिक आदमी के साथ करता हूँ, ना कि जानवरों के साथ। अब हम प्रोफेसर को किसी से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि मैं सागे को नहीं रोक पाया। इधर ये सब एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। तभी सागे को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे सारी बातें बताता है कि कैसे किम मिस्टर जो से बात करने के लिए आई थी, कि सागे इनोसेंट है। और सागे को जब पता चलता है कि मिस्टर जो ने सागे का सपोर्ट करने से मना कर दिया तो उसे बहुत बुरा लगता कि मिस्टर जो ने ऐसा क्यों किया। अब इसके बाद वो बाहर एक बाइक पर आदमी को देखता है जो चुपके से किम की फोटो क्लिक कर रहा था। अब सागे उस आदमी के पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम ताई को देखते हैं। जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसके डैड ने उसके सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया था और जब वो घर पहुँचता है तो वो ताई के सामने उसका फेवरेट गिटार भी तोड़ देते हैं, जिससे ताई को बहुत बुरा लगता है और वो रोता भी है। ताई के डैड उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं कि मैं तुम्हें एक फेमस सर्जन बनाना चाहता हूँ और तुम म्यूजिक के पीछे पागल हो चुके हो और उस अनाथ लड़की के पीछे जिसका तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं है। यहाँ पर उसके डैड किम की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम इस घर से जा सकते हो। बाय बोलता है कि आप मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन किम को नहीं, और वो गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। अब ताई के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो जाकर सागे के साथ किम के घर में शिफ्ट हो जाता है। पहले तो सागे इसके लिए मानता नहीं है, लेकिन बाद में रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर अपने न्यू बैंड के लिए एक रूम देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा था। जब सफाई करने की बारी आती है तो सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और किम और सागे को अकेले वो रूम साफ करना पड़ता है। तभी साफ सफाई के बीच में दोनों फिर से एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अब सागे को जीना का कॉल आता है, जो उसे उसके न्यू बैंड ओपन करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बताती है कि किम कितना अच्छा गाना लिखती है, वो उसका काफी हेल्प कर सकती है। अब सागे किम को बोलता है कि हम वीक में 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन किम इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जब किम वहाँ जाती है तो देखती है कि उसका वो फेवरेट व्हाइट पियानो वहाँ नहीं है। जब वो ऑनर से पूछती है तो वो बताते हैं कि उसे आज ही किसी ने खरीद लिया है। किम कहती है कि मैंने आपको कहा था ना कि आप ये किसी को मत बेचना, मैं इसे खरीद लूंगी। किम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो टेरेस पर आती है तो देखती है कि उसका वो व्हाइट पियानो उसके घर पर है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि सागे ने ही खरीदा था। सागे किम से कहता है कि मुझे पता था कि तुम ये पार्ट टाइम जॉब उस पियानो की वजह से कर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा टाइम खरीद लिया। और वो किम को उस पियानो के पास ले जाता है। किम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद सागे नोटिस करता है कि किम के ऊपर कोई नजर रख रहा है। वो दौड़कर उसके पीछे जाता है। वो आदमी तो चला जाता है, लेकिन सागे उसका चेहरा देख लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसी के एजेंसी का एक आदमी था। सागे समझ जाता है
है कि इन सबके पीछे मिस्टर जो हैं। वो उनसे मिलने जाता है, उनसे कई सारे सवाल करता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मुझे नहीं पता कि मैंने आपको उस दिन क्या बोला था, लेकिन आपने मुझे क्राउन ग्रुप से बाहर निकाल दिया। क्या इतना काफी नहीं था जो आप मुझे कॉलेज से भी बाहर निकालना चाहते हैं? और आप किम के पीछे क्यों पड़े हैं? लेकिन मिस्टर जो उसके एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं देते, जिस पर सागे कहता है कि ठीक है, अगर आज मैं जीत गया तो आपको मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। और वो उनके साथ ड्रिंक करना शुरू कर देता है। मिस्टर जो देखना चाहते थे कि क्या फिर ड्रिंक करने के बाद सागे को कुछ भी याद आता है। सागे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और मिस्टर जो अपना सारा ड्रिंक नीचे गिरा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार सागे मिस्टर जो को कुछ भी नहीं कहता। वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपको अपने पापा की तरह समझता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब सागे जब घर आता है तो रास्ते में उसकी आंखों पर कुछ फ्लैश लाइट्स आते हैं और उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। जब वो घर आता है तो हम देखते हैं कि किम उसका बाहर वेट कर रही थी। तभी सागे किम को जाकर हक कर लेता है और कहता है मेरी किम बॉम। किम भी अपनी मॉम को याद करती है और उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और पीछे ताई उन दोनों को देख रहा होता है। उसे काफी बुरा लगता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सागे फुल नशे में होता है और वो नशे की हालत में किम बॉम को बॉम बॉम बुलाता है, जो सुनकर किम के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह से बॉम को सिर्फ उसकी मॉम बुलाया करती थी। जिसके बाद सागे उसे हक कर लेता है, जिसे देखकर ताई उसके पास आता है और उसे किम से दूर करता है। ताई को लगता है कि सागे नशे में होने का नाटक कर रहा है और वो किम से कहता है कि तुमने इसे दूर क्यों नहीं किया, जिस पर किम कहती है कि वो नशे में है। ताई बोलता है नशे में रहने से उसे कुछ भी करने का पास नहीं मिल जाएगा। जिसके बाद वो उसे रूम में लेकर जाता है। अब किम भी अपने रूम में आती है और उसे सागे की बातें याद आने लगती है कि उसने बिल्कुल उसकी मॉम की तरह उसे पुकारा था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सागे किम की आंटी से बोलता है कि वो थोड़ा अच्छा खाना बना कर दे, जिस पर आंटी कहती है कि हाँ, खाना तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। जिसके बाद सागे छुपकर किचन में जाकर सूप पी रहा होता है। पीछे ताई खड़ा हो जाता है और सागे से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। और इधर हम किम को देखते हैं, जिसे बार बार कल रात वाली इंसिडेंट याद आ रही थी कि कैसे सागे ने बिल्कुल उसकी मॉम की तरह बॉम बॉम कहकर उसे पुकारा था। अब इसके बाद हम सागे और ताई को देखते हैं, जहाँ ताई सागे को कहता है कि अब फिर से नशे की हालत में बॉम का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर ड्रामा कर रहे थे। जिस पर सागे कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और जैसा कि तुमने बोला था कि तुम बॉम से पहले मिले और तुमने बॉम से पहले प्यार किया, लेकिन पहले प्यार करने से बॉम तुम्हारी नहीं हो जाएगी। पहले कौन प्यार करता है ये मायने नहीं रखता, बल्कि पहले कौन सर्व करता है ये मायने रखता है। जिसके बाद सागे कुछ जरूरी काम बोलकर वहाँ से चला जाता है और बाकी सब लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जहाँ किम ताई से सागे के बारे में पूछती है तो ताई बोलता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा। तभी यूरी बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि तुम लोग इतना हर्टलेस कैसे हो सकते हो। उसे देखकर ताई और किम दोनों गिल्टी फील करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यूरी एक्टिंग कर रही थी। वो कहती है कि लगता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसे देखकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। अब इसके बाद हम सागे को देखते हैं, जो कि उसी आदमी से मिलने जाता है जो किम पर नजर रख रहा था। वो उसे पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो आदमी झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। फिर सागे उसे कहता है फिर तुम किम के पीछे क्यों पड़े हो, उस पर नजर क्यों रख रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है तुम किम से दूर रहो, वरना किम तुम्हारी वजह से खतरे में आ सकती है। मैं बस तुम्हें ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैं तुम्हारे लिए काम किया करता था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सागे सोचने लगता है कि मेरी वजह से किम को खतरा कैसे है। अब इसके बाद सागे किम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास ही रहता है, यहाँ तक कि वो उसके क्लास में भी चला जाता है। अब हमेशा सागे को अपना पीछा करते देखकर किम इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अब ये मत कहना कि तुम वहाँ भी साथ चल रहे हो। तभी सागे को कॉल आ जाता है और किम उससे छुपकर वहाँ से भाग जाती है। तभी ऊपर से कुछ पत्ते झड़ने लगते हैं और किम उसे देखकर बहुत खुश होती है और ऊपर से ताई उसे देख रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने 6 साल बाद फिर से वही ब्राइट स्माइल किम के चेहरे पर देखी है। अगले सीन में हम मिस्टर जो को देखते हैं, जो कि ताई के पापा से मिलने उनके ऑफिस आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि 6 साल पहले जो एक्सीडेंट हुई थी क्या तुम्हें वो याद है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जो बारिश में ड्राइव कर रहे होते हैं और ताई के डैड भी उनके साथ ही थे। तभी वो एक गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिसमें से एक औरत बहुत ही बुरी तरह
तरह से इंजर्ड हो जाती है। वो उन दोनों से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन जब उन्हें समझ आता है कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी ये जिंदा नहीं बचने वाली और इन दोनों का करियर खराब हो जाएगा, तो वो दोनों उस औरत को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। ताई के डैड मिस्टर जो से पूछते हैं कि तुम ये सब अभी क्यों लेकर आ रहे हो, जिस पर मिस्टर जो कहते हैं उसका एक विटनेस अभी भी है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बैंड का एक मेंबर है, सागे। सीन शिफ्ट होता है सागे पर और वो सभी को सजेस्ट करता है कि वो लोग किस टाइप का म्यूजिक परफॉर्म करें, लेकिन ताई उसे रोक देता है और कहता है कि तुम कौन होते हो म्यूजिक सजेस्ट करने वाले, जो लीडर है वो म्यूजिक सजेस्ट करेगा और हंजू ग्रुप का लीडर मैं था और यहाँ भी लीडर मैं ही रहूंगा और लीड गिटारिस्ट का स्पोर्ट भी मेरा होगा। आगे बोलता है सागे बोलता है मैं वर्ल्ड क्लास गिटारिस्ट हूँ और वो जगह मेरी होगी। इस बहस में दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। अब सीन वापस से मिस्टर जो पर आता है, जहाँ वो ताई के डैड को बताते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि अभी सागे उसी औरत की बेटी के साथ रह रहा है, सागे ही नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा ताई भी। और मिस्टर जो उन्हें उन दोनों की पिक्चर्स भी दिखाते हैं। जब ताई के डैड किम को देखते हैं तो वो उसे पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या किम उस औरत की बेटी है। मिस्टर जो उनसे पूछते हैं कि क्या आप इन्हें जानते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, ताई इसे बहुत दिनों से जानता है, मिडिल स्कूल से ही। वो मिस्टर जो को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो केस कब का बंद हो चुका है और सबको पता है कि उस दिन बारिश में एक कार के कंट्रोल खो जाने की वजह से उस कार का एक्सीडेंट हुआ था। मिस्टर जो कहते हैं अगर विटनेस रहेगा तो केस वापस से ओपन हो सकता है और मुझे लगता है कि किम को सच्चाई पता है, जिस पर ताई के डैड कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो किम ने कुछ किया होता। चलो ठीक है, मैं किम से एक बार मिलता हूँ। अब सीन वापस से बैंड मेंबर्स की ओर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर जो की बेटी जीना उनके लिए एक वैन लेकर आई थी। जहाँ सागे उससे पूछता है कि क्या मिस्टर जो को इसके बारे में पता है, जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ डिसीजन खुद से ले सकती हूँ। अब यूरी जीना को भी साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि गाड़ी में भी उन दोनों का झगड़ा शांत नहीं होता। ताई पानी पीने वाला होता है, तभी सागे जानबूझकर अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, जिससे पानी उसके ऊपर गिर जाता है। ताई बोलता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। सागे हंसने लगता है और जब किम पानी पीने वाली होती है तो सागे गाड़ी स्लो कर देता है और ये सारी चीजें जीना नोटिस कर रही थी और उसे समझ आ जाता है कि कहीं न कहीं सागे किम को पसंद करता है। अब हमें उनके डेस्टिनेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सागे किम के आसपास ही मंडरा रहा होता है और वो हर काम में उसकी हेल्प करता है, लेकिन काम खुद कंप्लीट करने के बजाय वो ताई को दे देता है, जिससे ताई को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम रेस्ट कर रही होती है और उसके फेस पर सनलाइट आती है। वो उसे अपने हाथों से कवर करता है और पीछे से ताई उसे देख रहा होता है। अब सागे जैसे ही चेयर पर बैठने वाला था, ताई चेयर पीछे खींच लेता है, जिससे कि सागे नीचे गिर जाता है और किम की आंख खुल जाती है और सागे सोचता है कि कहीं किम के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए और वो एक्सरसाइज करने की एक्टिंग करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वापस से एक लेक के पास झगड़ा करने लगते हैं, जहाँ उन दोनों का झगड़ा रोकने के चक्कर में बेचारी किम ही पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है, जिसे बचाने के लिए वो दोनों पानी में कूदते हैं और आखिरकार दोनों मिलकर किम को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पत्थर में टकराने की वजह से सागे नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है, जिससे कि उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है, जब उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि पानी में गिरने की वजह से किम की तबीयत खराब हो जाती है और उसे खांसी भी होने लगती है, जहाँ ताई उसे कहता है कि प्लीज तुम बीमार मत होना, तुम जो भी कहोगी हम वही करेंगे। किम बोलती है तुम झूठ मत बोलो, जिस पर सागे भी कहता है कि हाँ, हम दोनों की दोस्ती हो गई है देखो, और वो दोनों फेक फ्रेंडशिप का ड्रामा करने लगते हैं। लेकिन किम कहती है कि मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है, तुम लोग फिर से झगड़ा करोगे। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि नहीं, विश्वास करो, अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। किम कहती है कि ठीक है, फिर मैं डिसाइड करूंगी, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जिस पर दोनों कहते हैं कि नहीं, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। उसके बाद किम कहती है कि लीड गिटारिस्ट सागे होगा और सॉन्ग डिसाइड करेगा ताई। दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि ग्रुप का लीडर कौन होगा, जिसके बाद किम को फिर से खांसी आ जाती है। ताई और सागे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ये बताने की जरूरत नहीं है, अभी तुम कुछ मत बोलो, हमें लीडर नहीं बनना। लेकिन किम कहती है कि ग्रुप लीडर मैं रहूंगी, क्योंकि तुम दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हो और वैसे भी इंचार्ज तो मैं ही हूँ, सब कुछ मुझे ही प्लान करना है। तभी यूरी दौड़ते हुए किम के लिए दवाई लेकर आती है और वो किम से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी यूरी दौड़ते हुए किम के लिए दवाई लेकर आती है। वो किम से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तो तैरना आता था, फिर तुम डूबने कैसे लगी। अब इसके बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि क्या किम को तैरना आता है, जिस पर यूरी कहती है कि हाँ, ये तो पानी में बिल्कुल मछली बन जाती है, एकदम मछली की तरह तैरती है और ये स्विमिंग में चैंपियन भी थी। किम यूरी को चुप करवाती है, लेकिन तब तक यूरी सब कुछ उगल देती है और सबको समझ आ जाता है कि किम जानबूझकर डूबने का ड्रामा
ड्रामा कर रही थी और उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। बस झगड़ा खत्म करवाने के लिए वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों किम के पीछे भागते हैं कि तुमने हमसे झूठ कहा, और किम भी वहाँ से भागना शुरू कर देती है और ये काफी स्वीट मोमेंट होता है। इधर हम जीना को देखते हैं जो कि किम के सॉन्ग्स देख रही होती है और सोचती है कि इसके पास इतने सारे गाने हैं, लेकिन इसने ये सब क्यों नहीं बेचा। और तभी वहाँ पर किम आ जाती है। जीना जल्दी से उसका बुक छुपा देती है। अगले सीन में हम ताई के डैड को देखते हैं जो कि किम के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें वहाँ उसकी आंटी मिलती है। वो उसे कहते हैं कि ताई ने मुझे बिना बताए आकर यहाँ पर रहने लगा, इसीलिए मैं उसका सामान लेने आया। वो उन्हें अंदर बुलाती है। ताई के डैड घर की तारीफ करते हैं, जिस पर किम की आंटी कहती है कि जब किम की मॉम जिंदा थी तो ये घर और भी सुंदर हुआ करता था। जिस पर उसके डैड पूछते हैं कि किम की मॉम की डेथ कैसे हुई, जिस पर वो बताती है कि बारिश में एक कार ने कंट्रोल खो दी थी, उसी के टकराने की वजह से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद ताई के डैड किम से मिलने जाते हैं, जहाँ वो किम से बहुत रूडली बात करते हैं, जिससे किम समझ आती है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि डैड उसे कहते हैं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो फालतू चीजों में और फालतू लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करे। और उसने घर से झगड़ा करके वहाँ रूम लेकर रह रहा है, तो मैं उसका सारा सामान ले आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे किसी तरह से वापस भेज दो। उनकी बातों से किम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से घर छोड़कर आया है, वरना मैं उसे घर में रहने नहीं देती। अब इसके बाद किम ताई को मिलने के लिए बुलाती है और उसे वापस जाने को कहती है, जिस पर ताई कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डॉक्टर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर किम कहती है कि मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें करी है जो मुझे पसंद नहीं है और जिंदगी ऐसी ही होती है। और वो ताई को वापस अपने घर जाने को बोलती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद किम वापस घर आती है, जहाँ सागे उसे बताता है कि ताई के डैड उसका सारा सामान लेकर चले गए। वो कहता है कि ताई अब अपना डिसीजन खुद ले सकता है, वो अपने डैड का पपेट नहीं है। जिस पर किम उस पर गुस्सा हो जाती है कि वैसे तो तुम उससे झगड़ा कर और अब तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, और गेट बंद कर देती है। और इधर हम ताई को देखते हैं जो कि अपने घर वापस लौटता है और अपने डैड पर गुस्सा होता है कि आप किम से क्यों मिलने गए थे, आप उससे दूर रहिए। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि जब तक तुम मेरी बात मानोगे मैं उससे दूर रहूंगा। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं सागे अपने आईज की चेकअप करवाने के लिए आया होता है और उसी हॉस्पिटल में ताई एक सर्जरी अटेंड कर रहा था, जहाँ ब्लड देखकर वापस से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे पास्ट की कुछ चीजें याद आने लगती है, जहाँ बचपन में जब वो घर आया था तो उसे अपने चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था और वहीं उसकी माँ जख्मी पड़ी थी। जिसके बाद वो बाहर आ जाता है, जहाँ पीछे से उसके डैड आते हैं और उसे बहुत सुनाते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें एक फेमस सर्जन बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद तुम इस हॉस्पिटल को संभाल पाओ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी अपनी माँ की तरह हो। जिस पर ताई कहता है कि आप मॉम को बीच में क्यों ला रहे हो। जिसके बाद वो ताई को किक भी करते हैं। उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है और वो वहाँ पर एक कांच को उठाकर खुद को हर्ट करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही सागे उसे आकर रोक लेता है और उसे मोटिवेट करता है वो काम करने के लिए जो उसे पसंद है। ताई के डैड सागे को भी डांटते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो। जिस पर सागे कहता है कि आपको क्या लगता है, आपने किम को जो भी कहा मैंने नहीं सुना। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ताई के डैड जब किम से बात कर रहे थे, सागे भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब नर्स ताई के डैड को बुलाने आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं और सागे ताई को बताता है कि किम को भी बुरा लग रहा है, लेकिन उसने तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें जाने को कहा। वो वापस से उसे बैंड में बुलाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किम को इसीलिए फॉलो करता हूँ ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी प्रैक्टिस करने आए होते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं आज ताई आएगा या नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ताई वहाँ पर आ जाता है और सब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जहाँ उन सभी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है। उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया होता है। अब इसके बाद सभी पोस्टर्स लगाने के लिए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि यूरी अपने अपोजिशन पार्टी की पोस्टर खराब कर देती है। सीन वापस से किम पर आता है, जहाँ वो देर तक प्रैक्टिस करते करते वहीं पर सो जाती है और जब उसकी आंखें खोलती है तो सागे से टाइम पूछती है और पता चलता है कि बहुत ज्यादा रात हो गई है, जिस वजह से बिल्डिंग का डोर भी बंद हो गया है और अब वो बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं। सागे किम से कहता है कि मुझे लगता था कि मैं ही हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे पता चला तुम मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। तुम पढ़ाई करती हो, तुम सॉन्ग्स लिखती हो, तुम पार्ट टाइम जॉब भी करती हो और हमारे बैंड को सक्सेसफुल भी बनाना चाहती हो। जिस पर किम कहती है क्योंकि मैं तुम्हें फिर से एक सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहती हूँ और जब मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें साइन कर लूंगी। जिस पर सागे कहता है कि मैं बहुत महंगा आर्टिस्ट हूँ। जिसके जवाब में किम कहती है कि हम दोनों दोस्त थे, इसलिए मुझे डिस्काउंट मिल सकता है। सागे कहता है कि चलो फिर ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। किम कहती है कि अभी कैसे, जिसके बाद सागे उसे किस कर लेता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।
एपिसोड के शुरुआत में हम ताई को देखते हैं जो अपने घर से कुछ कपड़े लेकर जा रहा होता है क्योंकि आज उनके बैंड का परफॉर्मेंस था। तभी उसके पापा उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस भी हो जाती है, जहां ताई साफ साफ अपने डैड से कह देता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे डॉक्टर नहीं बल्कि म्यूजिशियन बनना है। बातों बातों में उनकी माँ की बात भी बीच में आ जाती है और ताई कहता है कि शादी से पहले मॉम बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें म्यूजिक से प्यार था, लेकिन आपसे शादी के बाद आपके बर्ताव की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके डैड उसे देखते ही रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद ताई के डैड मिस्टर जो को कॉल करते हैं और उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, जिस पर मिस्टर जो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। अगले सीन में हम सागे और उसके बैंड मेंबर्स को देखते हैं जहाँ आज उनका परफॉर्मेंस था और वो लोग बहुत खुश थे। यूरी सागे को बताती है कि उसने सागे के कुछ ट्रू फैंस को उसे सपोर्ट करने के लिए इनवाइट किया है, जो आज भी उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर सागे बहुत खुश होता है और जब वो बाहर देखता है तो सच में बहुत सारी फैन गर्ल्स वहाँ पर आई होती हैं। लेकिन तभी कुछ फैंस वहाँ की चीजों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी यूरी नोटिस करती है कि जो लोग शांत से वहाँ खड़े हैं वो सागे के असली फैंस हैं और बाकी जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो कोई और है। और फिर हमें समझ आता है कि ये सब मिस्टर जो के आदमी हैं जो जानबूझकर वहाँ पर दंगा कर रहे थे ताकि उनका परफॉर्मेंस कैंसिल हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। हंगामा की वजह से कॉलेज वाले उनकी परफॉर्मेंस कैंसिल करवा देते हैं और हम देखते हैं कि एक गाड़ी आती है जो ताई को उठाकर वहाँ से ले जाती है और जब किम उसे देखती है तो उसके पीछे दौड़ती है। और इधर हम सागे को देखते हैं जो कि किम को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे मिस्टर जो की गाड़ी दिखती है और उसे लगता है कि जरूर उन्हीं के आदमी ने किम के साथ कुछ किया है, जिस वजह से वो मिस्टर जो के पास जाता है और उनसे झगड़ा भी करता है। उनकी बेटी जीना सागे को डांटती भी है, लेकिन सागे उसे बताता है कि पहले तो उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरा करियर खराब कर दिया और अभी वो चुप नहीं है, मेरी और बॉम्ब के पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद जीना मिस्टर जो को देखने लगती है, लेकिन मिस्टर जो इसका कोई जवाब नहीं देते। अब थोड़ी देर बाद सागे को किम नजर आती है और वो उसे बताती है कि ताई को किसी ने किडनैप कर लिया है। और इधर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ताई के डैड ही थे, जो उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाकर कमजोर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि बाहर गार्ड्स खड़े हैं। जिसके बाद ताई सागे को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। अब जैसे ही इन लोगों को पता चलता है तो ये लोग ताई को वहाँ से निकालने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो गार्ड्स का सामना कैसे करेंगे। तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट आता है। हॉस्पिटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि मिस्टर जो के बेटे ने कहा है कि अभी वो ठीक हो गया है और वो अपना रूम इस पेशेंट को देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि उसके डैड मिस्टर चियोल उसका फ्री में इलाज करने के लिए भी तैयार हैं, जिसे सुनकर पेशेंट और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं और ताई के डैड के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं, उनकी फोटो भी क्लिक करने लगते हैं, जिस वजह से ताई के डैड भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके इमेज का सवाल था। और ये लोग ताई को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जीना को देखते हैं जो कि सागे के मैनेजर से पूछती है क्या सागे और मिस्टर जो के बीच में कोई अनबन है, जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मेरी सागे से बात ही नहीं होती। और इधर हम इन सभी को देखते हैं जिससे सागे आकर बताता है कि स्कूल वालों ने हमारे बैंड को किसी भी इवेंट में परफॉर्म करने से बैन कर दिया है और साथ ही जहाँ पर हम प्रैक्टिस किया करते थे वहाँ से भी हमें निकाल दिया गया है। और ये सब उनके अपोजिट हंजू बैंड मेंबर्स के कंप्लेन की वजह से हुआ है, जिस वजह से वो उसे जाकर झगड़ा भी करने लगते हैं और फिर उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर जो को देखते हैं जो अपनी बेटी जीना को डांट रहे थे क्योंकि नेक्स्ट वीक उनका एक सॉन्ग रिलीज होने वाला था, लेकिन उसके कुछ लाइंस दूसरे गाने के लिरिक्स से मैच हो गए थे जिनका कॉपीराइट उनके पास नहीं था, जिस वजह से वो ये गाना रिलीज नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम सागे को देखते हैं जो कि किम के शॉप पर जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन किम इसके लिए मना कर देती है, जिस पर सागे कहता है कि क्या तुम भूल गई उस रात हमारे बीच क्या हुआ था। इसके बाद किम भी डेट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि हमें अपने रिलेशन को सबसे छुपा कर रखना हो। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इधर हम जीना को देखते हैं जो अपने सॉन्ग्स को लेकर काफी परेशान होती है। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने किम के लिखे हुए कुछ सॉन्ग्स की फोटो क्लिक कर ली थी और वो उनमें से कुछ लाइंस को कॉपीराइट वाले लाइन से रिप्लेस कर देती है, थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट के साथ। इन शॉर्ट जीना ने किम के लिखे हुए गाने को चुरा लिया था क्योंकि किम उस गाने को नहीं बेचना चाहा। अगले सीन में हम
किम और सागे को टेरेस पर देखते हैं जहाँ किम पियानो पर अपना एक सॉन्ग प्ले कर रही होती है, जिस पर सागे कहता है कि मैं ये गाना अपने सपने में सुन चुका हूँ। किम इस बात को लेकर हैरान हो जाती है। फिर वो उसे कहती है कि ये गाना हम दोनों एक साथ गाएंगे। बातों बातों में सागे किम को किस कर लेता है, जिस पर वो उसे दूर कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ताई उन दोनों को साथ में देखे, वरना वो हर्ट होगा। अब दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं, जिस पर किम बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद पहली बार मैं तुम्हारे साथ इतनी खुश हुई हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मॉम के साथ थी। इसके बाद फिर से दोनों किस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ताई उन दोनों को देख लेता है और उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है कि जिस लड़की को वो इतने सालों से पसंद करते आ रहा है वो किसी और की जीएफ बन चुकी थी। ताई को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किम सागे को बताती है कि वो अपनी मॉम के ग्रेव पर जा रही है, तो क्या वो भी उसके साथ चलेगा। इससे पहले उसने किसी भी फ्रेंड को अपनी मॉम से नहीं मिलवाया है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम मुझसे गुस्सा है क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तो डॉक्टर के कहने पर मैंने उनके ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया था। मुझे लगता है कि मेरी मॉम मुझसे बोल रही है कि क्या तुम थोड़ा और वेट नहीं कर सकती थी, क्या पता कल मैं जिंदा हो जाती। अब किम के जाने के बाद हम देखते हैं कि सागे को बहुत जोर से हेडेक स्टार्ट हो जाता है और उसे किम के बचपन के कुछ सीन्स नजर आते हैं, जैसे कि किम दीवार पर ड्राइंग कर रही है, उसका पियानो और उसमें लगे स्टिकर्स और उसकी सारी फेवरेट चीजें भी। जिसके बाद सागे उसकी आंटी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि किम की मॉम की डेथ कैसे हुई थी, जहां वो उसे सारी बात बताती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि किम की मॉम के सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए गए और ये सारी घटना 6 साल पहले हुई थी और वो उसे उस हॉस्पिटल का नाम भी बताती है। फिर सागे को समझ आता है कि उसकी आईज का ट्रांसप्लांट भी 6 साल पहले उसी हॉस्पिटल में हुआ था, यानी कि सागे के पास जो आंखें हैं वो किम की मॉम की है और इसीलिए सागे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस वजह से किम आज तक इतनी गिल्ट में है। इसके बाद सागे को कुछ मेमोरीज याद आती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जो ने ही किम की मॉम का एक्सीडेंट किया था और इसी वजह से नशे की हालत में उस दिन सागे ने मिस्टर जो को मारा भी था। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है जिस वजह से वो किम के पास भी नहीं जाता और इधर किम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि सागे ने कभी पहले ऐसा नहीं किया था। वो कभी भी किम को बुलाकर उसे अकेला नहीं छोड़ा था। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो अपनी मॉम को कॉल कर रही थी तभी उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसे टेंशन हो जाती है कि कहीं सागे का भी एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उसके बाद वो अपने तीनों दोस्तों को कॉल करके सागे के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तभी उसके पास ताय आता है और किम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो ताय के सामने रोने लगती है कि कहीं सागे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। किम को सागे के लिए इतनी फिक्र करते देखकर ताय को बहुत बुरा लगता है। वो उससे पूछती है कि सागे ठीक तो होगा ना, और वो बेहोश हो जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किम के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर छोटी किम अपनी मॉम से बात कर रही होती है और तभी अचानक से तूफान में एक गाड़ी आती है और किम के मॉम की गाड़ी को हिट कर देती है और उस एक्सीडेंट की आवाज किम के फोन पर भी सुनाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वो अपनी मॉम को आवाज लगाती है लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और किम की आँख खुलती है। उसके पास ताय होता है। वो उससे सागे के बारे में पूछती है, जिस पर साय झूठ कह देता है कि सागे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से वो अपने फ्रेंड के घर पर ही सो गया ताकि किम सागे को लेकर इतनी टेंशन ना ले। इधर हम सागे को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो पता करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखों का डोनर कौन है, लेकिन हॉस्पिटल की पॉलिसी की वजह से उसे डोनर का नाम नहीं बताया जाता। तभी वहाँ पर लौटते समय सागे को पास्ट की मेमोरी फिर से याद आती है और उसे किम के रोने की आवाज भी सुनाई देती है और उसे समझ आता है कि उसे आंखें डोनेट करने वाली कोई और नहीं बल्कि किम की मॉम ही है। उसे पास्ट की सारी चीजें याद आ रही थी कि कैसे डॉक्टर सागे के कॉर्निया ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे और कैसे किम अपनी मॉम के लिए रो रही थी। सब कुछ सागे के नजर के सामने आ गया था। अब सागे परेशान हो जाता है कि क्या आंख डोनेट करने के साथ साथ उसे उस आदमी की मेमोरीज भी आ जाती है। अगले सीन में हम जीना को देखते हैं जो कि किम के गाने को रिलीज करने से पहले एक बार फिर से किम को कॉल लगाती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सॉन्ग बेचने के लिए है, लेकिन किम मना कर देती है। जिसके बाद जीना किम का वो चुराया हुआ सॉन्ग अपने डैड को रिलीज करने के लिए दे देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं।
अगले सीन में हम किम को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वालों के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि एक विटनेस है। अब क्योंकि आंटी परेशान हो जाती है कि वो 6 साल बाद आगे क्यों आया, इतने साल से वो कहाँ था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सागे आया होता है, लेकिन वो सोचता है कि सिर्फ मेरे कहने से कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, जिस वजह से वो लौटकर चला जाता है। फिर हम ताई को उसके डैड के साथ देखते हैं, जो ताई को म्यूजिशियन बनने की परमिशन दे देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे तुम पर अपना सपना नहीं थोपना चाहिए था। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, आखिरकार तुम ही तो बस मेरे पास हो। वो कहते हैं कि जो एंटरटेनमेंट में मेरे कुछ शेयर्स हैं, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ पर फर्स्ट मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि वो सागे का खाली जगह अपने बेटे को दिलवाने का सोच रहे थे, लेकिन ताई इसके लिए मना कर देता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ताई ने भी फर्स्ट मेंबर के लिए ऑडिशन दिया था और उसे सेलेक्ट भी कर लिया गया था, लेकिन उसके डैड उसे वहाँ पर जाने नहीं देते। सीन प्रेजेंट में आता है और ताई अपने फादर से कहता है कि मैं अभी जिस बैंड में हूँ मुझे वो पसंद है। जिसके बाद हम मिस्टर जो को देखते हैं, जो ताई के डैड से कह रहे होते हैं कि वो किसी तरह से ताई को जो एंटरटेनमेंट ज्वाइन करवा दे। जिसके बाद हम जीना को देखते हैं, जो कि उस गाने की रिकॉर्डिंग करवा रही होती है जो उसने किम से चुराया होता है। फिर हम सागे को देखते हैं, जिसे ताई का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ चले गए थे। किम तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि तुम ड्रिंक करके अपने दोस्त के घर पर सो गए थे। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगली बार से अगर तुमने ऐसा कोई भी मेस क्रिएट किया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं, जो ताई से कह रही होती है कि आज शाम 5 बजे हम यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। जिस पर ताई कहता है कि सागे को भी बोल दो, लेकिन किम कहती है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, रहने दो, शायद वो बिजी होगा। जिस पर ताई कहता है कि मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ, अगर तुम साथ चलोगी तो चलो, क्या तुम्हें भी साथ चलना है। जिसके लिए किम तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो सागे से मिलती है तो पहले तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती और कहती है कि आज शाम 5 बजे हम लोग टेरेस पर अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो आ जाना। लेकिन सागे गिल्ट में होता है और वो किम से नजरें भी नहीं मिला पाता, जिस वजह से वो उसे कह देता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं ये बैंड छोड़ रहा हूँ, वैसे भी ये मैं नहीं बनाया था तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ। किम पूछती है क्या तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने साथ गाने के लिए कहा। सागे कहता है नहीं, वो गाना तुम्हारे लिए मीनिंगफुल होगा, मेरे लिए नहीं, और मेरी राह बिल्कुल मत देखना, मैं नहीं आने वाला। और वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। किम बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सागे ने उसे डिच कर दिया। ये सब देखकर ताई को भी सागे पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे जाकर पीटने लगता है। जिस पर सागे कहता है कि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं कभी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। जिसके बाद ताई उससे कहता है कि ना तो तुम म्यूजिक डिजर्व करते हो और ना ही किम को, और वो वहाँ से चला जाता है। अब किम बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जिस वजह से उसका मूड ठीक करने के लिए ताई अजीबोगरीब तरह से फेसेस बनाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो किम को अपने कंधे पर बिठाकर घर लाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशे में थी। किम उसे थैंक यू बोलती है आज के लिए। जिसके बाद वो उसे अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन किम कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं। मॉम के जाने के बाद मैं पूरी तरह से तुम पर ही डिपेंड थी, लेकिन तुम मेरे लिए मेरे भाई जैसे हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सागे को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में होता है और वो मिस्टर जो के पास जाता है और गुस्से में उनकी गाड़ी भी तोड़ने लगता है। मिस्टर जो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। सागे कहता है कि क्या आप मुझसे सही तरीके से बात करोगे, आप मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते। मैं आपको एक आखिरी मौका देने आया हूँ क्योंकि आप एक समय मेरे लिए मेरे पापा जैसे थे। अब बताइए कि आप उस दिन भाग क्यों गए, वरना वो लेडी बच जाती। मिस्टर जो समझ जाते हैं कि सागे किस बारे में बात कर रहा है। वो कहते हैं कि तुम बिना किसी प्रूफ के मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते, पहले जाओ और कोई हार्ड प्रूफ लेकर आओ। जिस पर सागे कहता है कि एडवाइस अच्छा है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर जो ताई के डैड को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप किसी भी तरह से ताई को क्राउन ग्रुप में ज्वाइन करवा दें, उसके बाद उसे टॉप पर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं उसे एक ऐसा आर्टिस्ट बना दूंगा जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो ऐसा इसीलिए करना चाहते थे ताकि सागे को सब भूल जाए। फिर हम किम को देखते हैं, जो कि अपने बैंड के सारे इंस्ट्रूमेंट को देख रही होती है और उसे काफी बुरा लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताई के डैड ने किम को कॉल किया था और उसे कहा था कि वो उसके बेटे को छोड़ दे, उसे जाने दे, क्योंकि उसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी साइन करने वाली है। उसके छोटे से बैंड से उसका कोई फ्यूचर नहीं है। किम को भी लगता है कि ताई के डैड सही कह रहे हैं। जिसके बाद वो सारे इंस्ट्रूमेंट को वहाँ से हटा रही होती है। तभी वहाँ पर
ताय आकर उसे रोकता है और बाकी के मेंबर्स भी, जिस पर किम कहती है कि जिसने इस बैंड को फॉर्म किया था वही छोड़कर चला गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद जिन को जब पता चलता है कि सागे ने ग्रुप छोड़ दिया है तो वो उसे बहुत भला बुरा सुनाने लगता है, जिस पर किम कहती है कि उसे ब्लेम मत करो, वैसे भी हम लोग को स्कूल इवेंट में परफॉर्म करने से बैन कर दिया गया है, तो प्रैक्टिस करने से क्या फायदा। ताय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि क्या तुम्हारे लिए सिर्फ सागे ही मैटर करता है। वो उसे ये भी पूछता है कि कहीं मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें कन्फेस कर दी थी, कहीं इस वजह से तुम ये सब तो नहीं कर रही। लेकिन किम मना करती है। जिसके बाद फिर से हम ताई के डैड को देखते हैं जो कि किम से बात कर रहे थे और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, ताई को जाने दिया, और अब याद रखना कि मुझे दोबारा फिर से तुम्हें कॉल न करना पड़े। अब इसके बाद किम वॉशरूम में जाती है और बहुत ज्यादा रोती है कि सागे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम शॉप पर अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है जो कि उसी का लिखा हुआ था, जिसे किम ने अपने मॉम के लिए लिखा था और वो खुद उसे गाना चाहती थी। उस गाने को सुनकर वो शॉक रह जाती है कि मेरा गाना किसी और ने कैसे रिलीज कर दिया। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल ड्रामा इनसाइट को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसे सब प्यार से बनी बुलाते हैं। बनी कॉलेज के स्कल्पचर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेती है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार करती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर कहती है कि ये कितना सुंदर है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और तभी हम बनी के बॉयफ्रेंड बोंगसू को देखते हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट था, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि बनी डेटिंग के समय आउटर ब्यूटी नहीं बल्कि इनर ब्यूटी और पर्सनैलिटी देखती है, जिसका बनी भी हाँ में जवाब देती है। अब घर जाकर बनी अपनी 2 क्लोज फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड की पिक दिखाती है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें यही मिला था, तुम इसे क्यों डेट कर रही हो। जिस पर बनी कहती है कैसे उसने हर जगह उसे प्रपोज करा था। बनी कहती है कि क्या इतना काफी नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। लेकिन फिर भी वो लड़का बनी की फ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन बनी की खुशी के लिए वो भी खुश होते हैं। अगले सीन में हम बनी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ वो बनी के लिए एक बहुत ही सुंदर नेकलेस लेकर आया था। वो जैसे ही उसे पहनाने वाला था, एक लड़का उससे टकरा जाता है, जिस वजह से नेकलेस नीचे गिर जाता है। बनी के बॉयफ्रेंड को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बनी नेकलेस को पहन लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, ये ठीक है और देखो कितना सुंदर लग रहा है। जिसके बाद बनी अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाती है और वो अपनी फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड का दिया हुआ नेकलेस दिखाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं होता। जिस पर बनी कहती है कि जब भी मेरे बॉयफ्रेंड की बात आती है तुम लोग इतना रूड क्यों बिहेव करते हो। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें कोई और नहीं मिला था। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो जीवोन को देखते हैं जो कि दिखने में काफी हैंडसम था। जब भी लड़कियां उसे देखती थी तो देखते ही रह जाती थी। वो भी स्कल्पचर डिपार्टमेंट में एनरोल होने के लिए जाता है, जहाँ टीचर भी उसे देखते ही रह जाती है। और इधर हम हमारे दूसरे हीरो जिन्ह्यू को देखते हैं जो कि उसी कॉलेज में था। अगले सीन में हम बनी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कॉल पिक नहीं करता। बनी को लगता है कि वो बिजी है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कॉलेज के अनाउंसमेंट रूम में बुक्स पढ़ रहा था और वो जानबूझकर बनी का कॉल इग्नोर कर रहा था। तभी उसे उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल पिक करने के लिए बुक नीचे रखता है तो हम देखते हैं कि माइक का बटन ऑन हो जाता है और जो भी वो अपने फ्रेंड से बात करता है वो कॉलेज के सारे स्टूडेंट सुन लेते हैं। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो बनी से कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस उसके साथ एक बार सोने के लिए इतना एफर्ट लगा रहा है। वो सिर्फ इसीलिए बनी को डेट कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे एक बार भी उसके साथ सोने का चांस नहीं मिल पाया। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने जो नेकलेस बनी को दिए थे वो नकली थे। ये सारी बातें बनी के साथ साथ कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और बनी की दोस्त भी सुन लेते हैं। ये सब सुनकर बनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस लड़के का फ्रेंड आकर बताता है कि माइक ऑन है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब बनी तो उसके हाथ से गई। वो जल्दी से बनी को मनाने अनाउंसमेंट रूम से भागता है। वो सीधे जाकर बनी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि मैं तो बस अपने फ्रेंड के सामने शो ऑफ कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारा ड्रामा कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और हमारा दोनों हीरो भी वही खड़े होकर देख रहा था। अब उसके बहुत मनाने के बाद भी जब बनी नहीं मानती तो वो अपना असली रूप उसके सामने दिखा देता है और उल्टा बनी को ही ब्लेम करने लगता है कि तुम भी तो यही सब चाहती थी, लेकिन अब तुम एम्बेरस फील कर रही हो क्योंकि तुम सबके सामने एक्सपोज हो गई। तुम में है ही क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतना एफर्ट लगा रहा था। बनी को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जोर का एक पंच मार
मारती है और वो दोनों लड़के खड़े होकर बनी को बस देखते ही रह जाते हैं। वो सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी। जिसके बाद बनी वहाँ से चली जाती है और हमारे दोनों हीरो उसे देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। अगले सीन में हम हार्ट ब्रोकन बनी को देखते हैं जिसे उसकी फ्रेंड समझा रही होती है। जिसके बाद बनी उन दोनों के साथ बैठकर ड्रिंक करती है और डिसाइड करती है कि अब से वो गुड लुकिंग बॉयज को ही डेट करेगी, जो सुनकर उनकी दोनों फ्रेंड बहुत ही खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बनी अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि वो कॉलेज से छुट्टी लेगी। उसके मॉम डैड उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती और एप्लीकेशन लेकर कॉलेज पहुंच जाती है कि तभी रास्ते में उसे जिहुन मिलता है जो उसे लाइब्रेरी का रास्ता पूछता है। बनी जब उसे देखती है तो उसे देखते ही रह जाती है और खुद को उसके साथ इमेजिन करने लगती है। जिसके बाद वो अपने सपनों से बाहर आती है और डिसाइड करती है कि वो अब कॉलेज में छुट्टी नहीं लेगी। इसके बाद बनी उसे लाइब्रेरी लेकर जाती है। तभी रास्ते में उसे बात करके उसे पता चलता है कि वो भी स्कल्पचर डिपार्टमेंट में ही है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिहुन को लाइब्रेरी तक छोड़ने के बाद जब वो वापस आती है तो उसे रास्ते में जिन्ह्यू मिल जाता है और जब वो उसे देखती है तो फिर से उसे देखते ही रह जाती है और खुद को उसके साथ इमेजिन करने लगती है, लेकिन वो उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। बनी सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे कॉलेज में इतने हैंडसम लड़के भी हैं। लगता है ये भगवान का इशारा है, वो नहीं चाहते कि मैं कॉलेज छोड़ूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिहुन बनी का बनाया हुआ स्कल्पचर देख रहा था। तभी टीचर आकर उसे कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। अब जिहुन सोच रहा होता है कि क्या वाकई में ये मेरे जैसा दिखता है। तभी वहाँ पर जिन्ह्यू आ जाता है और उसे देखकर हंस रहा होता है। जिसके बाद जिहुन वहाँ से चला जाता है और अपना बैग रखने के लिए कबोर्ड का गेट ओपन करता है, लेकिन जिन्ह्यू जल्दी से आकर अपना बैग उसमें रख देता है और कहता है कि जिसने पहले रखा ये उसका हुआ। जिहुन बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है लेकिन वो जिन्ह्यू को कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में हम बनी को देखते हैं जो कि अपने दोनों दोस्तों को बता रही होती है कि कैसे वो आज कॉलेज में दो हैंडसम लड़के से मिली। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कितनी लकी हो, काश मुझे भी कोई हैंडसम सा लड़का मिल जाए। और उसकी फ्रेंड बनी को याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो अब से सिर्फ गुड लुकिंग गाइज को ही डेट करेगी। नेक्स्ट सीन में हम जिन्ह्यू को देखते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था क्योंकि उसे कल वो सबमिट करना था। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वो सारे दोस्त जा रहे होते हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो गया था और इसी वजह से उस ग्रुप का एक लड़का जिन्ह्यू को जबरदस्ती कुछ खाने को दे रहा था, जिस वजह से जिन्ह्यू पीछे हटता है और सीढ़ियों पर से उसका पैर स्लिप होने वाला था। बनी देख लेती है और वो जल्दी से जाकर उसे गिरने से बचाती है, लेकिन जिन्ह्यू तो बच जाता है लेकिन उसका टैब नीचे गिर जाता है। अब वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि टैब के साथ साथ उनका प्रोजेक्ट भी चला जाता है। अब इसके बाद जिन्ह्यू जब टैब उठाता है तो हम देखते हैं कि उसका स्क्रीन तो पूरा टूट चुका था। बनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो जिन्ह्यू से माफी मांगती है। वो कहती है कि मेरा इंटेंशन बस तुम्हें बचाना था लेकिन ये गलती से टूट गया। वो उसे टैब के बदले पैसे पे करने के लिए रेडी होती है। जिन्ह्यू कहता है कि तुम्हें पता है कि इसकी कीमत कितनी है और जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस टैब की प्राइस $2000 होती है। बनी तो सदमे में चली जाती है लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पे कर दूंगी और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जिन्ह्यू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जाने से पहले अपना नंबर देकर जाओ। अगले सीन में हम बनी को देखते हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिहुन आता है। बनी उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ये तो चाव ग्रुप के चेयरमैन का ग्रैंडसन है, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो। अब बनी को जब ये पता चलता है कि ये चाव ग्रुप के चेयरमैन का पोता है तो वो शॉक्ड रह जाती है। अब इसके बाद जिहुन उसके पास आकर बैठ जाता है और जिहुन को सभी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करता था, जिस वजह से बनी उसके बदले ड्रिंक कर लेती है। जिहुन उसे बाद में थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें एक ट्रीट जरूर दूंगा। बनी उसके लिए तैयार हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ से जिन्ह्यू गुजर रहा था। उसकी नजर बनी पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने के बाद फुल नशे में थी। अब बनी जैसे ही उसे देखती है वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद बनी उसके पास आती है और कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम जिस तरह से चलते हो, तुम्हारा स्टाइल सब कुछ अच्छा है, तुम्हारा फेस कितना खूबसूरत है, लेकिन तुम बहुत ही रूड हो। मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे इस हैंडसम फेस को प्रोटेक्ट करना चाहती थी कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। और तभी वो उसे कितनी बार थप्पड़ भी मार देती है और उसके ऊपर उल्टी भी कर देती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बनी को देखते हैं जो कि सोकर उठती है तो उसे रात वाली सारी इंसिडेंट याद आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है। और इधर हम जिन्ह्यू को देखते हैं जो कि सारी रात बैठकर अपनी प्रोजेक्ट को वापस से कंप्लीट कर रहा था। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर हम बनी को देखते हैं। और जब उसकी नजर जिन्नू पर पड़ती है तो वो उसे देखकर भागने लगती है। जिन्नू भी उसके पीछे पीछे भागता है। बनी उससे बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन बच नहीं पाती, जिसके बाद वो जीहुन के पीछे जाकर छुप जाती है कि तभी सामने से एक ड्रोन आता है जो जीहुन से टकराने ही वाला था, जिस वजह से जीहुन वहाँ से हट जाता है और बनी भी बचने की कोशिश करती है और वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी वो जिन्नू का कॉलर पकड़ लेती है, जिस वजह से जिन्नू उसके ऊपर गिर जाता है और वो दोनों ड्रोन में कैप्चर हो जाते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।